बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। खबरें तो बहुत सी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है 25 जुलाई को। आप देख सकते हैं इस मॉन्टाज के अंदर जो हीट है वो काफ़ी ऊपर है, उस पर यकीनी बात होगी। लेकिन कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। भारत हैज़ बीन अप टू सम डर्टी गेम्स को नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कुछ डिटेल्स अब सामने आ रही हैं कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए बहुत से पोटेंशियल टारगेट्स को, उनके सेलफोन्स को टैप करने की कोशिश की गई है। और आपके लिए एक चौंका देने वाली बात यह है कि उन टारगेट्स में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान का सेल फोन भी शामिल है। जो नंबर उनसे एसोसिएटेड रहा है, डजंट मैटर कि वो नंबर आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन जो भी सेल फोन वो इस्तेमाल करते रहे हैं, कोशिश की जाती रही है कि उसे हैक किया जाए। इस तरह से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, और भी दीगर ऐसी शख्सियात हैं, उनमें जर्नलिस्ट भी हैं पूरी दुनिया से, और भी पॉलिटिशियंस हैं पूरी दुनिया से, जिनके टेलीफोन हैक करने की कोशिश की गई है। भारत की तरफ से ये किया गया है, और अगर देखा जाए तो ये किसी तरह के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और इंटरनेशनल कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस तरह करके जब आप कर रहे हैं तो एक तो ख़ास तौर पर अगर इसे देखा जाए तो एक इमोरल एक्ट है। आप किसी मुल्क के जो डिग्निटरीज हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको जब आप इस तरह से सर्वेलेंस उनकी कर रहे हैं और उनके टेलीफोन्स के अंदर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक इलीगल एक्ट है। लेकिन इससे साबित ये होता है कि आज की तारीख के अंदर शायद कुछ भी सेफ नहीं है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जो टेलीफोन हो, जो सेल फोन वो इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उस पर भी उसको भी स्पाई करने की कोशिश की जाए, उसे टैप करने की कोशिश की जाए, उसका डेटा एक्सेस करने की कोशिश की जाए, तो ये बहुत खतरनाक बात है। साथ ही साथ भारत का एक और चेहरा भी आज हमारे सामने आया है, वो ये कि जब भारत के अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस बात को, इसकी तस्दीक कर दी है कि भारत ने पूरा अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान को FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में रखा जाए। ये अगेन एक चौंका देने वाली बात है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को इसका इल्म नहीं था, पाकिस्तान को इसका हमेशा से इल्म था, और इस हवाले से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, पाकिस्तान की हुकूमत अलार्म भी करती रही है FATF के प्रेसिडेंट को कि ये होता रहा है। लेकिन अब क्योंकि एक्नॉलेज किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है भारत के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, लिहाजा पाकिस्तान इसके ऊपर ना सिर्फ आवाज़ उठाएगा, बल्कि इस हवाले से अब पूरी दुनिया को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से, पाकिस्तान की जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है FATF के हवाले से, जो रिक्वायरमेंट्स थी 27-30, उनमें से 26 पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट्स मीटअप कर ली थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और इसके लिए भारत ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है। इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान के अंदर कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, जैसे दासू डैम का वाक़या था, एक दहशतगर्दी का वाक़या उससे कहा जाए, जिसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडर वे हैं। उस हवाले से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का अभी भी सामना है। पाकिस्तान की हुकूमत रेजिलियंट है, पाकिस्तान की अफवाज रेजिलियंट। रिजॉल्व ये है कि ऐसे किसी भी एक्ट को से पाकिस्तान की तरक्की सैबोटाज नहीं होगी और ना ही रुक सकेगी। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एज वी स्पीक पाकिस्तान के अंदर कौन से मसाइल हैं, पाकिस्तान को किन अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है, और पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली नवाज़ अवान साहब, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा, एक और वाक़या हुआ जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वो है जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनकी साहबजादी के अपेरेंटली अब उसके हवाले से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कहा गया कि जी अगवा किया गया है या असॉल्ट किया गया है, अब उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्कशंस हुई हैं या जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैंने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की है कि अभी तक एक लूप जो मिसिंग था वो भी सामने आ गया है, और पूरी CCTV फुटेज मौजूद है। आप क्या कह सकते हैं इसका भी ताल्लुक, क्योंकि पाकिस्तान की वजारत दाखिला से जोड़ी है कि इंटरनेशनल रैकेट है और इसके भी हैंडलर्स रॉ में मौजूद हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए मुनीब, थैंक यू वेरी मच। बात ये होती है कि जब आजकल जो एक वॉर है, या जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, या वॉर विदाउट कॉन्टेक्ट है, मतलब वी आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर, इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया। ज़रूरी नहीं कि जंग बॉर्डर पे लड़ी जाए, ये
अब लड़ी जाती है नैरेटिव्स में, अब लड़ी जाती है मुआशी मैदान में, अब लड़ी जाती है प्रोपेगेंडा और इंटेलिजेंस वॉरफेयर के डोमेन में। और हमने देखा जिस तरीके से उनकी इन्फोलैब भी पकड़ी गई और वो 10 साल से एक नैरेटिव लेके चल रहे थे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एम्बेसडर की बेटी का एक प्राइवेट टैक्सी लेके जाना और फिर 4 घंटों या 6 घंटों के बाद वापस आना, और अब तो वो सारे लूप भी जो है, मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक डिप्लोमेटिक इशू है, लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो जो पिंडी से दामन को तक का मिसिंग लिंक था उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है, बिल्कुल आ गई है। फिर वो कब आई पाकिस्तान में, फिर वो उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक व्हीकल था जिसमें वो एंटाइटल थी ट्रैवल करने के लिए, उन्होंने वो यूज़ क्यों नहीं किया, और 4 टैक्सीज यूज किस से मिलने के लिए गए, फिर वो जो टैक्सीज बदली गई हैं वो क्यों बदली गई, फिर जिन आदमियों से मिलने गई क्या वो अफगान ओरिजिन के हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, और उनसे इनके पुराने कनेक्शंस क्या थे। ये जब चीज़ें सारी सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि ये क्या था, इसके पीछे गेम क्या थी। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई डिप्लोमेटिक मिशन का आदमी प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करके अननोन डेस्टिनेशन पे जाता है और किसी को बताए बगैर ट्रैवल करता है, तो उसमें आई एज अ ओल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटर आई वुड स्मेल इवन एस्पिनॉज, आई वुड स्मेल a rat in everything. Or being former ambassador also. And of course I am a former ambassador also and I know कि इनके entitlement क्या थी और कहाँ ये travel कर सकते हैं कहाँ नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जैसा नजर आ रहा है वैसा शायद नहीं है। किडनैपिंग बाजार से किसी ने उठा ले जाना और फिर 4 घंटे बाद छोड़ देना, इन्फॉर्मेशन क्या थी, उनसे क्या लेने की कोशिश की गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इसमें इट इज़ नॉट किडनैपिंग ऑफ अ फीमेल बाई XYZ। ठीक। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर के अब ये जो खबर है, अब इसकी अहमियत ज़्यादा है यकीनी तौर पर जन साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एसोसिएटेड एक नंबर, और भी बहुत से लोग हैं, राहुल गांधी है फॉर दैट मैटर इंडिया से, उनका नंबर, उनके सेल फोन्स टारगेट रहे हैं सर्वेलेंस के लिए या फ़ोन टैप करने के लिए। इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अगेन इंटेलिजेंस के खेल में अगर आप एस्पिनॉज और इंटेलिजेंस में मोरालिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे तो देन यू विल बी हेडिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। होता ये है, आपको याद होगा एक प्रेसिडेंट मुशर्रफ का एक कम्युनिकेशन था जिसको बहुत इंडिया ने मीडिया पे चलाया कि जब कारगिल वॉर के दिनों में वो किससे कम्युनिकेट कर रहे थे, क्या कह रहे थे, वो आपके मीडिया पे भी उसका शॉर्ट चलता रहा है। इसलिए बात कर रहा हूँ कि हेड ऑफ स्टेट्स के फ़ोन हो या किसी प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन हो या किसी फॉर्मल ऑफिशियल का फ़ोन हो, जब ये इंटेलिजेंस एजेंसी उसको हैक करके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हैं तो उसमें फिर रैंक और स्टेटस बिकम्स इमैटेरियल। एडवर्ड स्नाउडन के अगर आप वो डिक्लेरेशंस पढ़ें, उसने कहा आई एम अशेम्ड टू से कि जितना, एंड ही हैज नेम्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग इट, MI6 ने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जितना पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एस्पिनॉज किया और जितनी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थ्रू इमोरल मींस बाय गेटिंग इनटू प्राइवेट फोन्स। अब ये जो एडवर्ड स्नोडेन तो कह रहे हैं साल की सबसे बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ी है। और ये जो प्राइवेट फोन्स हैं अभी हमारे पास इधर अभी पड़ा है, इसका सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है कि इसका वो माइक ऑन कर सकते हैं, इसका कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब मैंने तो अपना फोन ऑफ करके रखा हुआ है, लेकिन इसका अगर वो सॉफ्टवेयर में वो माइक ऑन कर सकते हैं तो जो बात मैं और आप कर रहे हैं, जो टेलीफोन जो टारगेट होता है ये नंबर, उसका फिर फोरेंसिक होना जरूरी है कि पता लगाने के लिए कि उसको टारगेट किया गया है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एट टाइम्स रिमोट टारगेटिंग जो होती है यू वोंट इवन नो कि ये टारगेट हो गया है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन तो अपने मकसद के लिए इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे ना, उसमें से इंफॉर्मेशन में से इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको कैसे वो इस्तेमाल करते हैं विदाउट नेमिंग दे कैन यूज इट। ऑल दे नीड टू नो इज कि कौन किससे क्या बात कर रहा है और हो क्या रहा है। ठीक, तो इसलिए मुमकिन है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज करती रहती हैं और ये हमारे मुल्क क्या में अलार्म होने की जरूरत है जन साहब की? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स, देखिए अलार्म होने के लिए एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस या जितने भी अहम पोस्टों पे लोग काम कर रहे हैं वो इस टेलीफोन को हर वक्त अपनी एक फ्रेंडली डिवाइस ना समझें। अभी तो जो रिमोट टैपिंग है लैंडलाइन कम्युनिकेशन की, ठीक है, वो ओल्ड ज़माने में हुआ करता था कि एक्सचेंज में जाके वो तारें जोड़ के आया करते थे और उधर टेप रिकॉर्डर रख देते थे कि उसमें रिकॉर्ड करने। बिल्कुल, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं, अब तो रिमोट रिकॉर्डिंग हो जाती है। सो एनीथिंग दैट इज ऑन द वेव्स
जो भी बात मैंने और आपने की वो मेरी और आपकी अमानत नहीं रही, वो हवा में चली गई. नाउ एनीवन हु हैज एन एक्सेस can get it, and it's a dirty, intelligence is a dirty, and it of course intelligence और espionage, but इनमें आप उस तरह मोरालिटी के वो मेयार नहीं रख सकते जो होते हैं. पाकिस्तान, as we all know, कि अब हम एक साइबर अथॉरिटी भी बड़ी ज़बरदस्त प्लान हो रही है, बन रही है, बट अगेन ये अलार्मिंग है हमारे लिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एसोसिएटेड एक नंबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट टारगेट रहा है. नो डाउट अबाउट इट. मतलब पर उससे पहले जो आप बात कर रहे थे कौंसल साहब की बेटी की, एम्बेसडर साहब की बेटी की, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाका खेज चीज़ है. आप देखें ना, अभी ताशकंद गए हैं और उधर भी अशरफ गनी साहब ने जो स्टैंड लिया है वो बस उसकी समझिए कंटिन्यूटी थी. और ये पूरी जैसे डिसइंफो लैब ने रिब्यूक किया या बिल्कुल. आप देखें ना, उन्हें स्ट्रेट अवे ताशकंद हो रहा है, उधर कॉन्फ्रेंस चल रही है और स्ट्रेट वो कह रहे हैं कि आपके मुल्क से इतने लोग इधर आए हैं, वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं. फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको जवाब देना पड़ा, उसको क्लैरिटी लानी पड़ी और बताना पड़ा कि हम कहाँ खड़े रहे हैं. ये पार्ट ऑफ डैट वही उसको आप उसके अंदर देखें, सीक्वल के अंदर. सेकेंडली जो आपने ये बात की जो पेगासस प्रोजेक्ट की, आप देखें ये 2000 में पढ़ रहा था इसके बारे में, 2019 में गार्डियन ने लिखा था इसके बारे में, और उसके बाद ये लीक्स हैं क्योंकि आपको पता ही है सारी चीज़ का. और उसके अंदर सिर्फ ये नहीं, पूरे इवन लॉयर्स इंडिया के अंदर जितने जर्नलिस्ट भी बहुत से, नहीं नॉट ओनली जर्नलिस्ट, जितने मीडिया हाउसेज हैं उनके हर कोई कम से कम 10 एक लोगों के ऊपर उसके बाद वो लोग जो मिनॉरिटीज़ की बात उठाते हैं और उसके बाद साइलेंट कैसे किया जाता है और उसके बाद इसको जिस तरह यूज़ किया जाता है. तो ये बहुत वाकई सही बात है, स्टूडेंट सही कह रहे हैं, ये इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी. और इसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो इसके पार्टनर्स हैं, जिसमें गार्डियन है, जो फ्रेंच पेपर है, और उन्होंने आहिस्ता इसको जब रिवील करते जाएंगे और जो चीज़ें सामने आती जाएंगी, बड़ी हैरान कौन होगी. इससे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए. उसके बाद हमें ये देखना है कि हम इसको टैकल कैसे कर सकते हैं. बात तो आपकी बिल्कुल ठीक ही है, ये नहीं कि सिर्फ ये कि ये चीज़ आ गई है, अब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा. ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान, जैसे आपने फैटफ का कहा. अब देखें कि हम शुरू से कह रहे हैं कि अब तो उल्टा, जब हम कहते थे लोग नहीं मानते थे कि 27 शराइत में से 26 शराइत एक मुल्क ने मान ली है. अगर नंबर्स में देखें, कई मुल्क ऐसे हैं बाशमूल अफगानिस्तान जिनकी अगर नंबरिंग देखें तो पाकिस्तान की नंबरिंग से नीचे है, बट दे आर नॉट ऑन अ ग्रे लिस्ट. देन व्हाई पाकिस्तान इज ऑन अ ग्रे लिस्ट. एफर्ट है ना भारत की. ये हमारी तरफ एक मौकफ था जिसको अब फैटफ को क्लियर करना पड़ेगा. ये फैटफ की क्रेडिबिलिटी का मसला आ गया. नेचुरल बात. ये नहीं है कि आइंदा आप किसी मुल्क को ग्रे से ब्लैक या ब्लैक से पाकिस्तान के लिए खबर नहीं है. वी ऑलवेज न्यू कि ये हो रहा है, बट अब तो खैर उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया. तलाल जोशी साहब, अगर सियासत को साइड में भी रखा जाए कि जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप वज़ीर मुमलिकत रहे हैं दाखिला के, अब ये इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा. अगर सियासत को साइड पे भी रखा जाए, ऑल्दो वो बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज जब तकरीर कर रही थी, ये जो अफगान एम्बेसडर हैं उनकी साहबजादी के साथ जो नाखुशगवार वाक़या हुआ, जो भी हुआ उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑल्दो उसको सियासत से अलहदा नहीं रखा गया और क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस हैं. लिहाजा आप क्या कहेंगे, ज़रा सियासत को साइड पे रख दीजिए कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को आप भी एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत बड़ा थ्रेट है अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, क्या अफगानिस्तान, क्या भारत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुनीब साहब, सियासत को अलहदा नहीं रखा जा सकता. सियासत के बगैर ना ममलिकतें चलती हैं और ना ही सियासत के बगैर जिन लोगों ने चलाने की कोशिश की है वो स्टेट्स कामयाब नहीं हुई. ये ज्यादातर ये आप स्टडीज देख लें. सो सियासत के साथ ही हल निकलते हैं. मैं कम से कम इस बात पे क्लियर हूं. देखिए, पाकिस्तान यकीनन उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से और हालिया इस वक्त जो मामला अफगानिस्तान में है उसकी वजह से हमें आंखें और कान ज्यादा खुले रखने हैं. अगर कोई हमारे ऐसे मुल्क जो कि अपना नैरेटिव बना रहे हैं तो हमें अपना नैरेटिव बनाना पड़ेगा. हमें लोगों को, दुनिया को सच बताना पड़ेगा. और मेरा ख्याल है इसमें हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने लोगों को ऑन बोर्ड ही नहीं लेते. मसलन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं. एज ए पाकिस्तानी मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला. वो कभी अड्डों की बात है, कभी इसराइल को तस्लीम करने की बात है, कभी इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात की बात है. और तो एक अच्छी बात जरूर हुई कि अफगानिस्तान के बारे में एक सिक्योरिटी अदारों ने एक पूरी ब्रीफिंग दी.
सो मेरा ख्याल है ये चीजों को हमें और एक्सपेंड करना चाहिए और यहां से हमें पूरे मुल्क के तौर पर जो भी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा नजर आना चाहिए। ठीक, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा इस हवाले से ये जो सियासत वाला एलिमेंट है, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है, वहां पर सियासत नहीं की जाती। आज जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तनकीद की और वजारत दाखिला को भी आड़े हाथों लिया, वो ऐसे इसके ऊपर फिर हर कोई कहता है, फिर लोग कहते हैं कि जी आप फिर सियासत आपके लिए ज़्यादा अहम हो जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की अहमियत नहीं रहती। मैं इस पर ज़रा आपका डिटेल्ड जवाब भी चाहूँगा। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मजीद बातें की उस पर भी बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद, क्योंकि सियासत रेलिवेंट वाकई है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सियासत से भी कई दफा ऊपर होता है, बल्कि यकीनी तौर पर ऊपर होता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, इस पर हमारे साथ रहिए। मैंने नेशनल इंटरेस्ट की बात इसलिए की क्योंकि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब तकरीर कर रही थी, क्योंकि ये बात अभी भी हम डिस्कस यहाँ पर यही कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा ने डिटेल इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने भी कहा है कि जो सारी डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, सब बता दिए हैं। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी, एम्बेसडर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है जैसा नज़र आ रहा है और इसके अंदर बहुत सी डिटेल आई हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जो तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि सियासत अलहदा नहीं हो सकती, सियासत को कुछ मामलों में अलहदा होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रही थी, सुनिए। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहाँ अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। तलाल चौधरी साहब, मसला ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पॉपुलर आवाज़ है पाकिस्तान में सियासी तौर पर। इन्हीं चीज़ों को फिर पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं अपने पूरे मीडिया के ऊपर। एक ऐसा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बन जाता है जिससे फिर हमारी जगहसाई होती है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत तो हमेशा ही करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। जब हम डॉन लीक्स करेंगे घर में बैठ के, तो फिर दुनिया तो जगहसाई करेगी। जब आप अपने इंटेलिजेंस इदारों को पाकिस्तान के अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और फिर आपकी खबरें जो है, मैं चले जरा छोड़ देते हैं ना, कलबोशन कोई की खबर इंटेलिजेंस इदारों को कम है, मेरे जैसे हजारों सियासी कारकुनों और हमारे लीडरों की ज्यादा है कि हमारी फूफियां ताइयां नानियां क्या करती हैं। यानी जब आप इस्तेमाल करेंगे कि किसी को तस्वीरें दिखाकर, किसी को मूवियां दिखाकर, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर या जस्टिस जो कहेगा कि मुझे कहा गया है कि इस तरह के काम करो, तो उससे जगहसाई नहीं होती। सो जगहसाई सबसे पहले हम नहीं करते। मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन ले जरा। और जब आप आईबी को, जो पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है कि जो उसकी ड्यूटी है ये सब कुछ करना, उसको आप कश्मीर में मेरे पीछे लगाएंगे कि जाके हमारे वोट मांगो और हमें कश्मीर का इलेक्शन जिताओ, तो फिर जागेसाई तो होगी। जब आपकी एक टॉप इंटेलिजेंस अभी, और ये नहीं, ये दो बातें। एक मिनट तलाल साहब, एक तो आपने कहा मनफी सियासत नहीं करनी, मरियम बीबी मनफी सियासत कर रही थी ना। जब अभी एक चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में भी पता ही नहीं है और जैसा नजर आ रहा है वैसा नहीं है, तो वो बसद एहतराम लानत मलामत कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को या वजारत दाखिला को, अभी तो पता ही नहीं है। तो मैं तो अर्ज कर रहा हूं ना, ये तमाम बातें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हुजूर बात सुन लेना, पता है ना जी इनकी कारकर्दगी का। जब आप आईबी जैसे अदारे को दहशतगर्दी की बजाय, इस तरह के जो उसके काम हैं वो करने की बजाय कश्मीर में वोटों पर लगाएंगे, और दासू जैसे और ये अफगान खवातीन जैसे वाकयात होंगे, तो जगहसाई तो होगी। तो जो अदारे हैं वो अपना काम मेहरबानी करके कर लेना जी। और मुझे ये बताएं, मुझे एक मिनट, मुझे ये बताएं, ये जगहसाई कभी ना हो जब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपने खबरों की अखबार नहीं देखी कि भी वो कहते हैं सौदा हो गया था वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाने के।
देखें मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा, मगर इसकी तहकीक होनी चाहिए और इसकी तहकीक पाकिस्तान के लोगों के सामने आनी चाहिए। चलो ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लेना, एक मिनट। और दूसरी बात, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ले लो ना, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। नहीं जाके सही करते हैं अपने। देखे ना हुक्मरान, सबसे पहले खान साहब मुझे ये बता दें, मैं उसको 20 उन्हें एग्जाम्पलें दे देता हूं। एक तो अखबारों में आई हुई है ना जी, 1 के 2 अरब का सौदा हुआ, उसके अलावा आईबी के लोग क्या करते फिर रहे हैं आजाद कश्मीर। अच्छा चले, एक मिनट फिर पूछने दें, एक मिनट दलाल जोशी साहब रुक जाइए। आईबी के लोग जी आपने क्यों पीछे लगाए हुए? अच्छा, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये बातें सुन के। तलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मरियम से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मरियम की तो मुझे जहनी तवाज़ुन पे भी अब डाउट होने लग गया है कि इतनी इमेच्योर सियासत, इतनी नाबालिग सियासत। हम इनको पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज़ की लीडरशिप उन लोगों के हाथ में दे दी गई है जिनका पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं, कोई किसी तरह पे हादसाती तौर पे लीडरशिप बन गई है, कोई वसीयत के नाम पे लीडरशिप बन गई है। अगर जो बातें अगर तलाल अभी कर रहा है, मैं छोड़ता हूँ मरीम की बात तो इस तरह की है कि मतलब शायद जिस तरह नवाज शरीफ का बयान आज ICA के अंदर कोड होता है कि मुंबई अटैक्स के जो अटैक में लोग शामिल थे वो पाकिस्तान से गए थे, ये उसी तरह की एक और बात की है मरियम बीबी ने आज। मैं ये कहता हूँ कि इनको बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि फिर आप इस तरह की बात करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि रेमंड डेविस की वक्त आप क्यों खामोश रहे। रेमंड डेविस तो कोई सफारतकार नहीं था, वो तो अंडर कवर CIA का एजेंट था। उसने पाकिस्तान में आके 3 बंदों का हलाक किया और आपने जिस तरह उसको इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, मैं दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ, दोनों की। चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा कितना अमल तो लें सर। बात सुन लें। इधर इस मुल्क में एमल कैंसी जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में सलाला जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में एबटाबाद जैसे वाकयात हुए हैं क्या। और दूसरी तरफ ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह कहा कि, और बिल्कुल कि 1980s में हिलरी क्लिंटन ने जो बात पहले भी की थी कि पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया वो ट्रेन कहाँ हुए और कहाँ जाके वो जहाद हुआ। तो किस तरह नून लीग कहती थी कि पाकिस्तान के इस तरह की बातें आप पूरी दुनिया में जाके बाहर के मुल्कों में करते हैं, और आज क्या बातें कर रहे हैं जो अभी तक इसका छोटा सा प्रूफ भी आपको शायद ना मिला हो, ना इस तरह की कोई बात शायद हुई हो। कल जो ये चीज बाहर आए तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने आ जाए। इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट, वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात करने का। तो फिर और फॉरेन पॉलिसी इस मुल्क में, एक बात बताएं, हमें फॉरेन पॉलिसी का बताऊं कहां से पता चलता है? मुनीब विकीलीक्स से हमें नहीं पता चलता था इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है। जिस मुल्क का 4 साल कोई फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, उस मुल्क की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? इस मुल्क में क्या कहा गया, इसराइल किस तरह खुल खिला के बात की गई। कुछ पिछले अदवार में पूरा कंटिंजेंट इसराइल गया, आपको पता है इस चीज़ का। और इस दफ़ा जब खान साहब ने कहा कि हम उस वक्त तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उसका पैलेस्टीनियंस को जस्ट राइट नहीं मिलेगा, कोई गलत बात है, कोई कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। अपनी एजेंसीज को अपने लोगों के पीछे लगाते हैं। IB को आपने लगाया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। अब इस बात का क्या जवाब? वो कहते हैं, मैं उन्होंने कह रहे हैं ना, हर बात का जवाब देना। आप खुदा रहा कि अब कोई आपको पत्थर मारने लग जाए मुल्क में, तो आप पत्थर मारने लग जाएंगे उसको। नहीं, अनप्रेसिडेंट हमारे मुल्क में बड़े बड़े गंदे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं ना माजी में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हुए हैं, बट अब इस तरह की कोई चीज नहीं है। फैक्चुअली इनकरेक्ट किस तरह है? मैं एक बात बताऊं, आजाद कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून की। तो अगर मुस्लिम नून की है तो मुझे बताएं। वो कहते हैं IB आपके नीचे। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना। छोड़िए ना, तलाल इस बात का क्या जवाब दूं? उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है, अफगानिस्तान की पॉलिसी, क्या हमने कोई नया स्टैंड लिया, कोई नई बात की है? खान साहब 9/11 के बाद जो बात कर रहे हैं आज भी वही बात कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं एक जगह कि अड्डों की तो कोई बात ही नहीं हुई नून लीग ने, अब खुद कह रहे हैं हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला था कि अड्डों की कोई बात हो रही है। उसके बाद कश्मीर, अब मुझे बताइए अगर मैं कश्मीर पे बात करना शुरू करूं तो नून लीग को जगह नहीं मिलेगी। ऊफा कॉन्फ्रेंस पैलेट गन्स यूज हो रही हैं पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर, और हम उधर से ऊफा कॉन्फ्रेंस के अंदर से कश्मीर इशू ड्रॉप कर देते हैं। हम मोदी के घर जाते हैं, एक मिनट से मुनीब, मोदी के घर जाते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जाते हैं, हुर्रियत नहीं, इंडियन एक्टर से मिलते हैं, ठीक है, वो सज्जन जंदाल को बुला लेते हैं, बगैर मोदी आ जाते हैं। अब मैं ये बात नहीं देखिए, जब मुल्क इस जहाने पे खड़ा हो, इस जहाने पे कि आपको क्या लगता है ये फैटफ में हमें क्यों नहीं क्लियर कर रहे? क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं ना। IMF आपका आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रही है?
क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, आप अरे चलिए, गुलामाना सोच से निकलना चाह रहे हैं, आप एक आजाद मुल्क की तरह इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आपके अपने लोग अगर इस तरह की बातें करने लगे, आप कह रहे हैं आप उनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आई एम रियली फील माई सेल्फ अशेम्ड व्हाइल लिसनिंग टू मरीन। यू शुड। अच्छा चलिए, अपना एक जनरल साहब से माजरत के साथ जरा 2 लाइनें कह दूं ताकि फिर जनरल साहब बात कर लें। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे तो नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था, मिस्ड कॉलें मारनी शुरू कर दी थी कि वजीर आजम मेरा फोन नहीं तो उठा रहा। फिर कारगिल को भी माने ना। ये कारगिल पे जहाज लेके अमेरिका क्यों चले गए थे? धमाके आप करते हैं और कारगिल फौज करती है। और खुदा यार निकलना इस चीज से, ओनरशिप लिया करें। अली साहब उन्होंने बात सुना, आप भी सुन लें जी। तलाल साहब, अच्छा, 5 धमाके किए थे तो ये नहीं कहा था कि इंडियन वजीर आजम को कॉल की कि वो तो उठा नहीं रहा, या धूप में खड़े होके 2 मिनट के ये नहीं कहा था कि खामोशी इख्तियार कर लो। वहां पर फैसला किया था पाकिस्तान की तारीख में जब कठपुतलियां बिठाएंगे इससे कमजोर हुकूमत नहीं आएगी। ना मुफ्ती फोन उठाता है ना आपका दुनिया में ये हालत है कि कश्मीर हाथों से चला गया। 70 साल में ये इंडिया ने क्यों नहीं किया? अब क्यों किया? क्योंकि कमजोर तरीन क़यादत है। और आप कहते आपके तो फोन कोई नहीं उठाता, हमारा मसला कश्मीर कौन उठाएगा? अच्छा चले, ओके हमने काम करके दिखाया है। और जब आपके टांगों में जान होती है, अवाम पीछे होती है, आप लाए गए नहीं होते। चलिए ठीक है, अच्छा एक मिनट तलाल साहब, एक मिनट रुक जाए। जैन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना जी। एक ब्रेक के बाद मामला जरा दूसरी तरफ जा रहा है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं मसाल। एक दो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब ने कहा जी सियासत अलहदा नहीं हो सकती, बेशक नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कारकर्दगी हुकूमत की है कि यहाँ पर इस हुकूमत के दौर में कुछ भी हो सकता है। और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो कि तलाल चौधरी साहब ने लगाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सियासी जो अपोजिशन के लोग हैं जो कि वैसे हुकूमत में हैं वहाँ पर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई भी उनके नीचे है, लिहाजा वो पीछे लगी हुई है सियासतदानों के। जन साहब ये तलाल चौधरी साहब की बात की, अली नवाज अवान साहब ने कहा मैं जवाब नहीं देता जी ऐसी बात का। क्या जवाब नहीं? मुझे एक मिनट जनरल साहब सिर्फ एक बात नहीं मुनीब भाई, अब मुझे कोई फैक्चुअली बात करे, आप कह दे गलत है भैया, मुझे कोई बताए, कोई प्रूफ से बात करें। तो आपने सिर्फ इल्जाम लगाना है शो के अंदर आके। मुझे एक बात बताएं, वोट मांग रही है। मुझे बताएं कि अगर इतनी बात होती, इतनी जबरदस्त कारकर्दगी होती, तो मरियम आज अपने जलसों में अपने 5 साल की कारकर्दगी बता रही होती ना कश्मीर की। ठीक है, अगर इनके पास ये बात होती तो आप पूछे 14 जगह तो टोटल इनके कैंडिडेट्स खड़े हैं। वो कहते हैं ये बात एक्चुअली गलत है, हमारे 44 में से 43 अगर काफ लीग टूट के मुस्लिम लीग नून बने, ठीक है, जुनेजो लीग आईजीआई टूट के मुस्लिम लीग नून बने तो जनरल साहब की बात सुन लें। और आखिरी बात, दोनों की बात सुन, गलत बात, धमाके करें तो आपसे बड़ी मजबूत लीडरशिप कोई नहीं है, और बाद में आप भाग जाएं और कहें मैं कारगिल पे आके कमीशन बनाऊंगा, अमेरिका में जहाज भर के ले जाएं। अच्छा चले, अब आपने क्योंकि बात कर ली है, अब वो तलाल चौधरी साहब कहेंगे, आपने मुझे वक्त नहीं दिया। जल साहब मैं आपके पास आऊंगा, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस ऑपरेटर सारा जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने कहा जी इंटेलिजेंस ब्यूरो को उन्होंने नाम लिया कि वो वहां जाके वोट मांग रहे हैं इनकी हुकूमत के कहने पर। देखिए ये हमारी सियासत, आई एम सॉरी टू बोथ ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस, इलेक्शन कैंपेन में की जाने वाली बात को ये खुद कहते हैं इसे सीरियस ना लें। अच्छा ठीक, कि हमने जब कहा था कि पेट फाड़ेंगे, उल्टा लटकाएंगे, अली बाबा 40 चोर, कौम की लौटी हुई दौलत वापस करो, फिर जब मिलके एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे तो किसी जर्नलिस्ट ने याद कराया, उन्होंने कहा वो इलेक्शन कैंपेन के दिनों की बात है। इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, एक दूसरे को गाली गलौज, क्योंकि अब तो आर्गूमेंट और सब्सटेंस दोनों जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। न मुल्क के अंदर इन्हें कोई सीरियस लेता है, न मुल्क के बाहर इन्हें कोई सीरियस लेता है कि इलेक्शन के दौरान कौन क्या कह रहा है। बट क्या नेशनल इंटरेस्ट के मामलात को ज़हन में रखते हुए, जहां पाकिस्तान की इमेज की बात हो, जन साहब सियासत को बालाए ताक नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं सियासत का गवर्नेंस से डायरेक्ट ताल्लुक, पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट में जब आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा था, इंडिया का रॉ ऑपरेटिव था। फिर एतजाज अहसन को पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना पड़ा कि आप सिर्फ मुंह से नाम लें, मैं आपको पेमेंट करता हूं, मैं इनाम देता हूं आपको। कुलभूषण यादव का, कुलभूषण यादव का नाम ले ले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मुंह से कि जी ये इंडियन ऑपरेटिव है और हमने पकड़ा है, सिर्फ नाम ले ले तो कहने। और फिर जब आप अमेरिका जाते हैं, 4 जुलाई को विजिट करना चाहते हैं और बिल क्लिंटन आपको कहता है
कि अनकंडीशनल विड्रॉल की शर्त मानो तो आ जाओ, फिर आप वहां लैंड करते हैं। ये ब्रूस रेडिल ने अपनी किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताएं जनरल साहब, ये इस बात की मैं जरा इसलिए कि वो आज नफ़ी भी किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कि जो इंप्रेशन बनाया गया है कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून फौज के खिलाफ है। उन्होंने कहा जी हम तो फौज के जवानों के साथ खड़े हैं। फौज के खिलाफ कौन हो सकता है और क्यों होगा? वो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं। होगा? नहीं, हमें तो फौजियों को तो कोई शक नहीं है कि कोई भी फौज के खिलाफ नहीं, कोई पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। इनमें से ना कोई गद्दार है, वेरी गुड, जबरदस्त, कोई भी गद्दार नहीं है, कोई भी गद्दार नहीं। फौज के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता, अपनी फौज है ना, जबरदस्त, पाकिस्तान के इंडिया की तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो फौज के खिलाफ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इंतखाबात के दौरान की जाने वाली बातों में जब ऐसे लोग आ जाएंगे जो खुद मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हों, सजा याफ्ता हों, और फिर वो इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनके इल्ज़ामों को कोई सीरियस लेगा ही नहीं। लिहाजा ऑनेस्टी, हुब्बुल वतनी में मैं किसी पे शक नहीं करता, चाहे वो नाम ले लेता हूँ, नवाज शरीफ हो या जुल्फकार अली भुट्टो हो या एनी पॉलिटिशियन, ठीक है, कोई भी गद्दार वतन नहीं है। बिल्कुल ठीक। हर बंदा उतना ही इस पाकिस्तान का वफादार है जितना मैं हूं। लेकिन सियासत का जहां तक ताल्लुक है, उसमें सियासी वोट लेने के लिए पब्लिक एड्रेस में कौन कितना बैलेंस रखता है और कौन कितना इम्बैलेंस हो जाता है, ये उसकी जाती डेप्थ और बसीरत पे डिपेंड करता है। जितना शैलो आदमी होगा इतना इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और इसलिए ठीक है, तलाल जोई साहब 10 सेकंड में कंक्लूड कर दें। कोई वो भी जन साहब भी ये कह रहे हैं, कोई ना ये समझता है कि ना नवाज शरीफ साहब खिलाफ है फौज के, ना मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, सब मुहिब्बे वतन है, कोई गद्दार वतन नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है ना जी, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शाल्लाह लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के अंदर आइन दरौंदा गया है, पाकिस्तान के अंदर आज अब ये खबर आई है कि एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी इसलिए हटा दिया गया कि उसने 1 अरब रुपए का सौदा किया था आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मेरा ये है उसकी तहकीक होनी चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए क्या इस तरह वोट बिकते हैं। पहली बात है, जो इल्जाम लगा रहा है उसको देखो, ये सोशल मीडिया का दौर है। मैंने आपको पहले कहा था कि इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा ऐसी चीजें हैं जो ये की जाएंगी। अब ये जो हवा दे रहे हैं इसको अफगान एम्बेसडर की बेटी को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफगान प्रेसिडेंट को और तमाम फैक्शंस को 19 जुलाई को पाकिस्तान में इनवाइट करके पीस ब्रोकर करना चाहती है, पीस की बात कर रही है। तो जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो कोई ना कोई ऐसा गंद जरूर करेंगी जहां ये फासले बढ़ जाए। जैसे डामाडोला पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था, डामाडोला पे अटैक हो गया था, ये वही वाला अटैक करने की कोशिश कर। ठीक है जी, एक राय देना चाहता हूं ना जी। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के छोटे से छोटा जो सबसे नीचे सिपाही होता है वो भी कुछ करे तो अखबार में खबर आती है, हसास अदारा एन मीम कुछ भी उसका नाम भी नहीं लिखते। इतनी बड़ी अखबारों पे खबरें आई हैं तो ये अदारे की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, कौम को बताया जाए कि सच क्या और झूठ क्या है। अदारा अगर बात सुने तलाल साहब, अदारा होल्ड ऑन, पूरी कौम सुन रही है। अच्छा, अदारा अगर 3 स्टार जनरल गलती करे तो 14 साल जेल दे देता है और अभी दी हुई है। ब्रिगेडियर को सजाए मौत दे सकता है, जर्नलों को जेल में डाल सकता है। अदारे की ट्रांसपेरेंसी ये है जहां एविडेंस मिलेगी। जो वतन फरोशी करके सब कुछ बाहर ले जाएं, उनके बारे में बात करो तो इनकी तौहीन हो जाती है। चलें, बहरहाल ये बहस ऐसी है। जनरल साहब, ये खबरें सारे इस्लामाबाद में है, इसकी कुछ ना कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए हुकूमत की तरफ से ताकि सच और पता चले। ठीक है, और इदारे के वकार का मामला है। चले, ठीक है, बाकी इसके हवाले से कोई अगर हुकूमत चाहिए, इदारा चाहिए, इसे भी प्रूव कर लेते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो उसमें एक तहकीक चल रही थी, उसामा से उन्होंने पैसे लेके कैंपेन चलाई थी बेनजीर के खिलाफ, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए, उसकी भी तहकीक करवा लें, हुकूमत वक्त ही करवा ले जी। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम के आगाज में जैसे मैंने कहा, इस बात का इदराक सबको होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जिनको पाकिस्तान खटकता है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान खटकता है, चाहे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से हो, चाहे वो हॉस्टाइल एजेंसीज भारत के अंदर मौजूद हों। आप देख सकते हैं कि इन चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या हो रहा है। लिहाजा विजिलेंट रहिए और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। आपने आज का प्रोग्राम देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।